Hello students, welcome back to my channel. So today's video is for the 9th class NCERT SST हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं. हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो थर्ड टॉपिक है एंड द टॉपिक इज फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक. यानी कि जो फ्रांस है वो क्या किया है, अब फ्रांस से मोनार्की को हटा दिया जा चुका है. मोनार्की क्या होती है, जो कि राजा का शासन चल रहा होता है. राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जो इस तरीके से जो राज शासन जो होता है उसको हटा दिया गया है एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. और अब वो एक रिपब्लिक बन चुका है. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. यानी कि अब ये जो साल निकले थे इनमें फ्रांस में जो सिचुएशंस बनी हुई थी वो काफ़ी टेंस्ड रही थी. ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो जो लुइस 16 है उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया. ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रशा. उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया कि अब उसकी जो सारी पावर होगी वो अंडर कंट्रोल होगी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसके बिना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा. लेकिन वही दूसरी तरफ वो क्या कर रहा था, वो उसका एक सीक्रेट डिस्कशन चल रहा था. जो पास की जो कंट्री थी प्रशा, उसके राजा से उसकी बातचीत चल रही थी. रूल्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been. यानी कि अब क्या था, फ्रांस में जैसे कि उसको मोनार्की को हटा दिया गया तो उसके बाद क्या था, फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ पे जो राजा थे उनको भी काफ़ी टेंशन होने लगी. वो लोग भी वरिड होने लगे कि जब फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी दंगे शुरू हो जाए और यहाँ पे भी लोग इस तरीके के रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दें. तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लुइस 16 की हेल्प करेंगे. दैट हैड बीन taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. अब जब लुइस 16 बात कर रहा था प्रशा जो देश था उसके पास का, प्रशा से ऑस्ट्रिया से जो आसपास के देश थे उनको भी चिंता होने लगी थी कि कहीं हमारे देश में भी जो लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ें ना करते हैं, हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं कहीं वो भी मोनार्की को हटाने के लिए इस तरीके से रेवोल्यूशन ना करने लग जाएं. तो वो इस चीज़ों की प्लानिंग कर ही रहे थे कि हम लुइस 16 को वहाँ पे मतलब एक तरीके से फिर से राज शासन लेकर आएंगे, मोनार्की फिर से लाएंगे फ्रांस में भी, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो डर जाएं कि ऐसा कुछ नहीं करना है. तो उनकी प्लानिंग बस चल ही रही थी कि उससे पहले ही क्या हुआ कि 1789 में वहाँ के जो लोग थे, वहाँ फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके ही प्लान को एक तरीके से फेल कर दिया. उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स को भेजा टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789. उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी को वहाँ पे भेज दिया बिफोर दिस कुड हैपन. और इससे पहले कि वो लुइस 16 दूसरे देशों के साथ मिलके वहाँ पे लोगों के ऊपर वहाँ पे लड़ाई दंगे होते, वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट होती, उससे पहले ही द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली थी उसने वोट किया अप्रैल में 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया. उन्होंने पहले ही यानी कि वो जो देश के साथ में लुइस 16 मिलके जो 1789 जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में भी 1789 जैसा रिवॉल्यूशन होने लगे तो हम लुइस 16 की हेल्प करते हैं. लेकिन उनके इस प्लान को उन लोगों ने फेल कर दिया. पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक वोट किया 1792 में और डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रशा और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर करेंगे, यानी कि युद्ध का ऐलान कर दिया. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join. Thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army. यानी कि हजारों की तादाद में लोगों ने क्या किया, खूब सारी भीड़ इकट्ठा कर ली और वो भी वॉर जो हो रहा था उसमें शामिल होने के लिए आर्मी उन लोगों ने ज्वाइन की. They saw this as a war for the people
वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने क्या किया, वो इस वॉर को ऐसे देख रहे थे कि जो युद्ध होगा ना ये उस राजा के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, जो राजा का शासन है ना, जो निरंकुश शासन होता है किसी भी देश के ऊपर, हम उसके विरोध में इस वॉर को कर रहे हैं। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जाने लगे और इस रेसेस ऑल ओवर यूरोप, और पूरे यूरोप में और जो कंट्रीज थी उनके साथ भी उन्होंने सोचा कि अब हम केवल फ्रांस में ही जो रिपब्लिक लेकर आए हैं ये केवल फ्रांस में ही नहीं रह जाएगा बल्कि यूरोप के अदर कंट्रीज में भी अब हम इसी चीज़ को स्थापित करेंगे। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मार्सिले। वो लोग क्या करते थे, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जिसको वो लोग गाते थे, कंपोज्ड बाय द पोएट रोजे दी आइले। ये जो सॉन्ग था ये रोजे दी आइले के द्वारा कंपोज किया गया था, जो कि जो सॉन्ग था उसका क्या नाम था, मार्सिले उसका नाम था। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिले एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। पहली बार ये वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था जब वो लोग मार्च कर रहे थे पेरिस में। एंड सो गॉट इट्स नेम, और तभी उन्होंने इसका नाम दिया मार्सिले। द मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अभी क्या है, आज के समय में मार्सिले जो है वो नेशनल एंथम है, कहाँ का, फ्रांस का। द वॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब ये जो वॉल्यूशनरी जो वॉर था, ये जो युद्ध था, विद्रोह था, ये क्या लेकर आया, ये बहुत सारे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लेकर आया, आर्थिक परेशानियां लेकर आया और इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जहाँ पे जो मतलब मैन थे, जो पुरुष थे, वो वहाँ पे फाइट करने के लिए गए थे फ्रंट में। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो उनके पीछे जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने संभाला, खुद को रिप्रेजेंट किया किस तरीके से कि वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कर रही थी और उनके पीछे रह के वो अर्निंग भी कर रही थी, यानी कि अब वो थोड़े बहुत अपने रोजमर्रा के कार्य करने लगी थी। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। अब जो पॉपुलेशन थी ना, लास्ट सेक्शन, पॉपुलेशन का जो बड़ा एरिया था वो ये चाहता था कि जो रिवॉल्यूशन है ना इसे आगे तक ले जाया जाए। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना 1791 का, इसने वो राइट्स जो थे, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, वो किसको दिए थे, केवल रिचर सेक्शन को, यानी कि जो पैसे वाले लोग थे, जो क्या करते थे, जो टैक्स देते थे, केवल उन्हीं को इन्होंने राइट्स दिए थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर, अब जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो क्या हो गए, वो इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गए, वहाँ पे लोग रैलियां करने लगे। पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। अब लोग क्या करते थे, वहाँ पे इकट्ठा होते थे और वहाँ पे डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में और जो प्लान्स होते थे उनके बारे में वो लोग। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स, ये जो क्लब्स बने हुए थे ना उनमें से एक जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था उसका क्या नाम था, जैकोबिन्स ऑफ द जैकोबिन्स, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। एक संत थे जैकोब पेरिस के, उनके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा था, क्या नाम था, जैकोबिन्स। वुमेन टू, इसमें वुमेन भी थी, हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। इस समय में जब घर के जो पुरुष थे वो जब वॉर में गए हुए थे पार्ट लेने के लिए, तो वुमेन जो थी, जो पीछे से सब कुछ देखभाल कर रही थी, फॉर्म देयर ओन क्लब्स। तो उन्होंने क्या किया, जो वुमेन थी उन्होंने फिर अपना अलग से क्लब बना लिया था। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट दिस एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। अब वुमेन के बारे में जो डिस्कशन हम करेंगे ना कि उन्होंने क्लब्स बनाए, उन्होंने उसमें क्या किया, उनके किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज थी, उनकी डिमांड्स क्या थी, वो अभी हम जो टॉपिक 4 पढ़ेंगे ना, अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, 3 चल रहा है, तो अभी जब हम टॉपिक 4 पढ़ेंगे तो तब हम वुमेन की एक्टिविटीज और उनकी डिमांड्स के बारे में टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे। The member of the Jacobins Club belonged mainly to the less prosperous section of society। ये जो जैकोबिन क्लब था ना, ये कैसा था, इसमें कौन से लोग बिलोंग करते थे, इसमें वो मेन और वुमेन
बिलोंग करते थे, जो कि क्या थे, लेस प्रॉस्पेरियस, मतलब वो लोग कम समृद्ध लोग जो थे, यानी कि कौन कौन से उसमें, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, यानी कि छोटे जो शॉपकीपर थे, आर्टिसंस जो कारीगर थे जैसे कि शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, और जो रोज खाने कमाने वाले लोग थे वो सभी जैकोबिन्स में आते थे, यानी कि लेस प्रॉस्पेरियस, यानी कि थोड़े कम पैसे वाले, कम समृद्ध लोग जैकोबिन्स में थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन, इनका जो लीडर था इस ग्रुप का, जैकोबिन्स ग्रुप का जो लीडर था उसका नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उसका नाम था। ए लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू, इसमें जो अब क्या था, जो लीडर था रॉबेस्पियर, वही क्या करता, वो लीड करता था पूरे ग्रुप को, तो वही सारी चीज़ों को लोगों को बताता था। तो इन लोगों ने क्या किया, खुद को एक यूनिफॉर्म दे दी, खुद ने एक क्या किया, इन लोगों ने एक तरीके से अपनी लॉन्ग स्ट्रिप्ड का ट्राउज़र पहनते थे, ये जो इनकी यूनिफॉर्म थी उसमें लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र था, सिमिलर टू दोज बॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। अब ये इन लोगों ने क्या किया, जो लॉन्ग स्ट्रिप यानी कि बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स वाला ट्राउज़र था इनका, दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये इन्होंने ऐसा ड्रेस कोड क्यों लिया था अपना, इसलिए लिया था क्योंकि ये खुद को वो जो फैशनेबल सेक्शन था ना सोसाइटी का, ये उससे अलग दिखाना चाहते थे। स्पेशली नोबल्स, स्पेशली किसको, नोबल्स को, हुवर नी ब्रीचेस, क्योंकि जो नोबल्स थे उनका जो यूनिफॉर्म कोड था वो क्या था, नी ब्रीचेस, वो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches। अब क्या था, ये एक तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे, क्लेमिंग कर रहे थे, यानी कि घोषित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये क्या है, एंड ऑफ द पावर विल्डिंग बाय द वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस पहनते हैं उनकी पावर के एंड को दिखाने के लिए उन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप्स के वो ट्राउजर अपना एक यूनिफॉर्म कोड बना लिया। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंस क्लॉट्स। इन्होंने क्या किया, ये जो जैकोबिन्स थे अब इनको क्या कहा जाने लगा, सैंस क्लॉट्स कहा जाने लगा। लिटरली मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वो जो बिना नी ब्रीचेस के होते हैं। सैंस क्लॉट्स मैन वॉर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बोलिस्ट लिबर्टी, वुमेन हाउएवर दे। अब ये क्या था, इनके वो तो हो गया, जो स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर्स होते थे वो इनके उसमें आ गया, ड्रेस कोड में आ गया। उसके साथ ही ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक रेड कलर की कैप को पहनते थे, दैट सिंबल्ड, वो क्या सिंबल करती थी, वो लिबर्टी को शो करती थी, जहाँ पे यानी कि आज़ादी को शो करती थी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन जो थी वो इसको नहीं पहन सकती थी। यानी कि ड्रेस कोड तो दोनों के लिए था, वुमेन के लिए भी था और मैन के लिए भी था। ये देखिए इस तरीके का ड्रेस कोड है इनका, लेकिन इसमें तो कैप दिखा दिया, बट ये जो कैप है ना, रेड कैप, इसको वुमेन नहीं पहन सकती थी, केवल मैन ही इसे पहनते थे। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन एक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। अब क्या था, समर 1792 में जो जैकोबिन्स थे इन्होंने क्या किया, प्लान किया, जो लोग थे ना, जो पेरिशियंस थे, जो कि काफ़ी गुस्से में थे जब रिवॉल्यूशन का टाइम था, स्टार्टिंग टाइम पीरियड था 1789 का, किसकी वजह से, हाई प्राइसेस ऑफ फूड की वजह से, खाने की जो सप्लाई में जो शॉर्टेज हुई थी उसकी वजह से, और जो खाने के जो दाम बढ़ा दिए गए थे उसकी वजह से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द तुलरीज। उन्होंने क्या किया था, 10 अगस्त को तुलरी के महल को उन्होंने तोड़ दिया, हमला कर दिया उसके ऊपर। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज। अब इन लोगों ने क्या किया, 1792 में भी इन लोगों को फिर से वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, जब कि जो प्राइस थे फूड के, अभी भी उस चीज़ पे क्या कोई कंट्रोल नहीं था, वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे पहले की ही तरह। जैसे शुरू में शॉर्टेज ऑफ ब्रेड हुआ था, उसके प्राइस हाई हुए थे, वही अब भी फिर से वही नौबत आने लगी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग गुस्से में आ गए
और उसके बाद उन्होंने तुलरी पे क्या किया, हमला कर दिया और वहाँ का जो किंग का गार्ड था उसको और खुद किंग को भी इन लोगों ने क्या किया, कुछ घंटों के लिए बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और उसके साथ ही रॉयल फैमिली जो थी, राजा की जो फैमिली थी, उसको भी उन लोगों ने बंदी बना लिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, अब क्या हुए, इलेक्शंस हुए यानी कि वोटिंग हुई। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, अब क्या था, अब ये हो चुका था कि जब इलेक्शन होंगे तो अब से जो 21 ईयर्स के जो वो हैं मैन हैं वो भी वोट कर पाएंगे, और रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, और जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं यानी कि जो टैक्स नहीं देते हैं वो भी वोट करेंगे। गॉट द राइट टू वोट, उनको भी और वोट देने का राइट मिल चुका था, अधिकार मिल चुका था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, अब जो नई असेंबली थी इसको क्या बोला गया, इसको कन्वेंशन बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की, यानी कि 21 सितंबर 1792 में इसने क्या किया, जो मोनार्की थी उसको हटा दिया गया। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। यानी कि अब क्या था, इस डेट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है कि 21 सितंबर 1792 को क्या हटाया गया, मोनार्की को हटा के फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया गया 21 सितंबर 1792। एज यू नो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक क्या है, ये गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द, जहाँ पे क्या करते हैं, जो जनता होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, अब कोई भी पैतृक व्यवस्था नहीं चलेगी, मोनार्की नहीं चलेगी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज, तुम कोशिश कर सकते हो कुछ और कंट्रीज के बारे में जानने की जो कि क्या हैं, रिपब्लिक्स हैं, एंड इन्वेस्टिगेट, और ये देखिए व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो, के वो किस तरीके से और कब रिपब्लिक हुई। लुई 16 वो सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, अब ये क्या था, देशद्रोह के मामले में इसको क्या किया, लुई 16 को अरेस्ट कर लिया गया और उसको क्या दे दिया गया, डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, यानी कि देशद्रोह के मामले में उसको मृत्यु दंड दिया गया, मृत्यु की सजा सुनाई गई। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड, यानी कि उसको दे ला कॉन्कॉर्ड एक प्लेस है, उस जगह पे लाया गया पब्लिक के सामने, पूरे पब्लिक के बीचों बीच में। द क्वीन मैरी एंटनी मैट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसी के जैसी सेम सजा कुछ समय के बाद ही उसकी पत्नी मैरी एंटोनी को भी दे दी गई। 16 को भी इसी तरीके से मारा गया। द टॉपिक 3.1 द रेन ऑफ टेरर। रेन क्या होता है, रेन मीन्स एक तरीके से छा जाना या शासन था। अब कैसा शासन था, फ्रांस के ऊपर टेरर का, आतंक का शासन था। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, यानी कि एक टाइम पीरियड, जो कौन सा टाइम पीरियड है, 1793 से 1794 तक का, इज रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर। ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोला गया, इसको रेन ऑफ टेरर बोला गया, यानी कि आतंक का शासन बोला गया इसको, कि इस टाइम पीरियड में 93 से लेकर 94 तक क्या था, आतंक छा गया था फ्रांस के ऊपर। किस तरीके से था, इतनी ज़्यादा कैसे, फिर से वही लुई 16 जैसा ऐसा क्या हो गया था फ्रांस में, इसके बारे में हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पियर ने क्या किया, अब इसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को फॉलो कर लिया जो क्या करती थी, सीवियर कंट्रोल, लोगों पे तेजी से कंट्रोल करना चाहता था और पनिशमेंट देता था लोगों को। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जब वो ऐसे किसी व्यक्ति को देखता था कि ये क्या है, रिपब्लिक के दुश्मन हैं, वो उनको क्या करता था, तुरंत कंट्रोल करने के लिए उनको पनिशमेंट देता था, उनको सजा देता था। एग्जाम्पल नोबल्स, जैसे कि नोबल्स और क्लर्जी मेंबर्स जो थे उनको वो इसी नज़र से देखता था। मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, यहाँ तक कि उसकी खुद की पार्टी के वो लोग जो उसकी बातों को नहीं मानते थे, उसके साथ एग्री नहीं होते थे, वॉज अरेस्टेड, क्या किया जाता था, उन लोगों को अरेस्ट करवा देता था, इम्प्रिजन जेल में डलवा देता था, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी
ट्राइब्यूनल, यानी कि फिर से एक विद्रोह वाला अधिकरण फिर से शुरू हो चुका था। इफ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी, जब उन लोगों को अरेस्ट करवा देता था, जेल में डलवा देता था, उसके बाद कोर्ट उनको गिल्टी मानता था कि हाँ इन लोगों की गलती है। दे वर ग्लोटिन, तो क्या होता था, ग्लोटिन, उन लोगों को ग्लोटिन कर दिया जाता। ग्लोटिन मीन्स उनका गला काट दिया जाता था। द ग्लोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, ग्लोटिन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें टू पोल्स होते हैं एंड अ ब्लेड, और उसके ऊपर एक ब्लेड होता है, विच अ पर्सन इज बिहीडेड, यानी कि इस तरीके से टू पोल्स होते हैं, ऊपर एक ब्लेड होता है। यहाँ पे किसी भी पर्सन को लिटा दिया जाता है उसकी गर्दन को एक साइड में करके, यानी कि इस तरीके से लिटाया जाता है कि उसकी गर्दन यहाँ है, ऊपर से उस ब्लेड को गिराया जाता है और उसकी गर्दन, गला जो होता है वो कट जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन, वॉज आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम गिलोटिन किस लिए दिया गया, क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने इसको इन्वेंशन किया था इसका, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको नाम दे दिया गया गिलोटिन। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड Robespierre's government issued law placing a maximum ceiling on wages and prices। अब ये जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, इसने क्या किया, जो वेजेस थे और जो प्राइसेस थे, यानी कि सैलरी जो फिक्स थी और जो दाम बढ़ते थे चीज़ों के, उसको क्या किया इसने, उस पर कुछ मीट एंड ब्रेड वर राशन, जैसे कि इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया चीज़ों को। जो मीट था और ब्रेड था ये राशन में आता था। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, और पीजेंट को जो वो थे, किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था, किस लिए, ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स, यानी कि उनके जो अनाज जो वो पैदा करते थे उसको टू द सिटीज एंड सेल इट, कि वो लोगों, वो क्या करें, जो पीजेंट्स हैं वो क्या करें, अपने अनाज को शहर में ले जाएं और उसको बेचें एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस कर दिए गए थे कि जो ग्रेन है, यानी कि जो राशन है वो इतने प्राइस पर ही बिकेगा। तो वो क्या किया उसने, पीजेंट्स के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया, एक कंट्रोल ले लिया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस हैं आप उन्हीं प्राइसेस में जाके सिटी के अंदर अपने ग्रेन को, यानी अपने अनाज को बेचेंगे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, और जो वाइट फ्लोर था, यानी कि एकदम जो वाइट फ्लोर बिल्कुल सफेद, यानी कि आप मैदा जैसे बोल सकते हैं, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन, मतलब उसको मैदा जो था, व्हाइट फ्लोर था, उसको तो बिल्कुल बंद करवा दिया गया, और बाकी के जो सिटीजन्स थे उन सभी को भी क्या करना था, इक्वलिटी ब्रेड, सबको एक जैसी ब्रेड ही दी जाती थी खाने के लिए। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, यानी कि एक ऐसा लोफ जो होल व्हीट से बना हुआ होता था। ये किस लिए किया उसने, ये सब इक्वलिटी के लिए किया था, यानी कि सबको एक जैसा दिखाने के। जहाँ पहले ये होता था ना कि नोबलिटी जो थी वो अलग थी, जो नोबल होते थे वो रिचर लोग थे तो वो अलग तरीके का खाना खाते हैं। अभी भी ऐसे ही होता है, जिसके पास पैसा है भाई वो हाई क्वालिटी का खाना खाता है, मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो अपने एवरेज का खाना खाते हैं, और जो लो क्लास होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग खाना खाती है। लेकिन अभी क्या किया उसने, फिक्स कर दिया कि जो वीट है, जो ग्रेन है, जो मार्केट में बिकेगा वो सब गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस फिक्स कर दिए जाएंगे, और उसी के अगेंस्ट वो जो पीजेंट्स हैं उसको मार्केट में बेचेंगे। तो अब क्या था, उसने इक्वलिटी के लिए कि सबको वही सेम खाना खाना था, चाहे वो नोबल हो, चाहे क्लर्की हो, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, सभी को एक जैसा ही खाना खाना था। उसने ये इक्वल कर दिया सभी को। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मसुआ एंड मादाम, यानी कि पहले लोग वहाँ पे क्या कहते थे, मसुआ यानी कि सर, और मदाम यानी कि मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंस फोर्थ, अब सारे मैन और वुमेन जो फ्रांस के हैं अब वो ऐसे नहीं कहेंगे, अब वो क्या कहेंगे, सिटोयन एंड सिटोयनी, यानी कि सिटीजन को सिटोयन या सिटोयनी बोला जाएगा। चर्चेज वर शट डाउन, जो चर्च थे उन सभी को शट डाउन यानी कि बंद करवा दिया गया। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड और ऑफिसेज, और उनकी जो बिल्डिंग थी, जो चर्च वाली जो बिल्डिंग्स थी, उन सभी को या तो बैरक बना दिया गया या ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया।
रोबेस्पियरे परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, यानी कि ये अपनी जो रोबेस्पियरे की जो पॉलिसीज थी ना उन्हें इतनी गति से आगे बढ़ाता जा रहा था दैट इवन हिज सपोर्टर्स की, उसके जो खुद के जो सपोर्टर्स थे, बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, वो लोग भी अब उस पर संयम करना चाहते थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन्स। अब क्या हुआ, लास्टली फाइनली आखिरकार ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, कोर्ट के द्वारा उसको जुलाई 1794 में उसको दोषी करार दिया गया, अरेस्ट किया गया एंड ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उसको भी गिलोटिन्स यानी कि जहाँ पे वो लोगों को भेजा करता था, उनका गला कटवाता था, वहाँ अब खुद उसी को यानी कि रोबेस्पियरे को ही उसका गिलोटिन में सेंड करके गला कटवा दिया गया। यानी कि जैसी मृत्यु वह दूसरों को देता था वैसी ही मृत्यु उसको खुद को भी प्राप्त हुई। ये आपको पिक्चर दी हुई है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सॉ टू मोबिलाइज द लॉयल्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट, आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा। अब आपका है टॉपिक 3.2, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। रोबेस्पियरे के बाद में फ्रांस में क्या था, डायरेक्टरी रूल को लागू किया गया। इसमें क्या था, अ फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट अलाउड, जैकोबिन्स गवर्नमेंट को गिरने के साथ ही, उसका जो फेलियर था उसके साथ ही अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैसे ही उसकी जैकोबिन की गवर्नमेंट गिरी उसके साथ ही फिर से क्या हुआ, जो वेल्थियर मिडिल क्लासेस थे उन सभी की पावर को सीज कर दिया गया, यानी कि जो पहले की तरह ही सब कुछ हो गया। पहले जो टैक्स भरते थे केवल वही लोग वोट कर पाते थे, उससे नीचे के लोग जो मतलब जो डेली वर्कर्स थे वो लोग वोट नहीं कर पाते थे, वो सभी कुछ अब पुराने ही जो रूल्स थे वो सब फिर से लागू हो गए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन है सोसाइटी के वो अब वोट नहीं कर सकते। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस बार क्या था, पहले जो एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि काउंसिल हुआ करती थी, अब वो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया गया। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और ये जो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली थी ये मिलकर एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एक तरीके से कंट्रोल करेंगे, कानून को बनाएंगे, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। कितने, 5 मेंबर्स का चुनाव करेंगे, यानी कि अब क्या किया गया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। वो जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे ये ही आगे 5 मेंबर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि डायरेक्टरी जिनको बोला गया है। दिस वॉज मीन टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन, यानी कि अब ये क्या क्यों किया गया, ऐसा इन लोगों ने क्यों करने की सोची, ऐसा इन लोगों ने इसलिए करने की सोचा कि जो एक ही व्यक्ति के हाथ में जो पावर थी, ये देख लिया अभी रोबेस्पियरे के टाइम पे कि उसने क्या किया, तो अब वो पावर एक व्यक्ति के हाथ में ना होके जब इन्होंने डायरेक्टरी बनाई तो वो क्या हुई, वो 5 लोगों में बट गई। डायरेक्टरी रूल जो थे अब वो 5 लोगों में बट गए। तो अभी क्या होगा, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो मिलके क्या करेंगी, 5 डायरेक्टरी जो है उसमें 5 मेंबर है, उन 5 सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो क्या होगा, एक से दूसरे को इंसान बोल सकता है कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से तुम्हारी जो कुर्सी है उसको छीन लिया जाएगा। तो अभी क्या था, ये लोग आपस में इस तरीके की तकरार कर सकते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब शायद देश में ऐसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, तो ये शायद चलेगा। दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड, उन्होंने सोचा कि ये सेफ गार्ड की तरह वर्क करेंगे। हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेकिन फिर भी क्या था, लेकिन जो डायरेक्टरी के जो डायरेक्टर्स थे वो सब क्लैश करते थे एक दूसरे से। हु देन साउ टू डिसमिस देम, वो एक दूसरे से ही क्या करते थे कि वो झगड़ा भी करते थे। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि किसी को किसी का तर्क है वो समझ में नहीं आ रहा, किसी को किसी और की एडवाइस जो है दूसरे की वो पसंद नहीं आ रही, तो वो कह रहा है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसे किया तो हम तुम्हें हटा देंगे तुम्हारे पद से। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट।
क्योंकि वो लोग आपस में ही जहाँ लड़ने में लगे हुए थे कि नहीं तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे विचार अच्छा नहीं है, तुमको तुम्हारे इसे पद से हटा दिया जाएगा। तो उसी बीच क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी डायरेक्टर्स के बीच में, जो इसी बीच में क्या हुआ, जब ये लोग आपस में ही झगड़ने में लगे हुए थे, इन लोगों के आपस में ही ये लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसी बीच एक बहुत ही शातिर व्यक्ति की वहां पर एंट्री होती है, जो कि मिलिट्री का डिक्टेटर होता है और उसको काफ़ी अच्छी समझ होती है पॉलिटिकल चीज़ों की, वो राजनीति में काफ़ी दक्ष था। उसकी एंट्री होती है वहाँ पे और वो था काफ़ी शार्प माइंड व्यक्ति जिससे नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट में ये सारे चेंजेस हुए, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम यानी कि फ्रीडम आज़ादी के लिए, टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ लोगों में अगर एक समान करने के लिए उनको, ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड inspiring ideas that motivated political movements in France and rest of Europe during the following century। यानी तो अब ये जो पैरा है ये कहना चाहता है कि जो चेंजेस हुए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि पहले रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर रॉबेस्पियर आया, रॉबेस्पियर के बाद फिर इन लोगों ने फिर से गवर्नमेंट को चेंज किया, फिर उसको क्या किया इन लोगों ने कि अब ऐसा होगा कि दो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी जो कि फॉर्म करेंगी 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, जो कि डायरेक्टरी बनाई इन लोगों ने कि उसके अकॉर्डिंग अब कंट्री को चलाया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे वर्क करेंगे, कंट्रोल करेंगे। पहले था कि मोनार्क जो था उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जो असेंबली थी वो राजा की पावर को कंट्रोल करती थी, लेकिन वहाँ पे राजा के पास एक वीटो पावर होती थी। वो सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा, लेकिन बार बार क्या हुआ, शुरू से जहाँ से रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई वहाँ से हमने बार बार देखा कि बार बार बात क्या की जा रही है। हर बार बात ये की जा रही थी क्या, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व की, इक्वलिटी की, भाईचारे की बात बार बार की जा रही थी। और यही सब कुछ क्या रहा, द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। ये जो पूरी सेंचुरी थी इसमें बार बार यही सारी चीज़ें हुई, बार बार वही झगड़े, लड़ाइयाँ, रिवॉल्यूशन, विद्रोह करना, सब कुछ किस लिए, केवल इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी के कानून व्यवस्था के लिए और इंस्पायरिंग आइडियल्स के लिए मोटिवेट करते थे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, जो कि फ्रांस में हुए। इन सभी के बारे में हमने इस पैरा में जाना। नेपोलियन बोनापार्ट अकेला व्यक्ति जो वहाँ की राज्य व्यवस्था को संभालने के लिए अब बैठा गद्दी पे। अब क्या था, यहाँ पे जो फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था वो उसका एंड हो चुका था। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। ये आपका जो थर्ड टॉपिक था यहीं तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।